एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। ये है बेटा आपका लेक्चर नंबर 4 नाउन्स का। अब ये हमारा आखिरी लेक्चर है नाउन्स का। ये थोड़ा ग्रामर बेस्ड भी है, तो जब भी अंग्रेजी आपने बोलनी है तो आपको जरा सा बेसिक आइडिया ग्रामर का भी होना चाहिए। तो हम ये जो नाउन के केसेस हैं, जो हमारे को नाउन की संज्ञा का स्थान बताते हैं वाक्य में, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी अवश्य है। तो इसे हम डेप्थ में नहीं पढ़ने वाले हैं। हाँ, जितना हमारी अंग्रेजी बोलने में काम आ रही है उसका बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि भाई ग्रामेटिकली इसे ये कहा जाता है। ठीक है, अब लेक्चर का इंडेक्स देख लीजिए। हम करेंगे केसेस, वोकैबुलरी सेक्शन, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन। अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार ही समझे तो आएगा सर। ठीक है, तो आप एक बार समझे कि नाउन का केस मतलब क्या होता है। केस मतलब कारक। हमने टेंसेस में पढ़ा कि कारक क्या है। कारक मतलब जिस पर कार्य निर्भर है, या कार्य होगा जब कारक होगा। आप पानी पी रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, तभी पियोगे अगर पानी है, और पानी होगा तभी पियोगे। बात तो एक ही है। तो यहाँ पर यही है कि कारक मतलब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में भी अलग केसेस होते हैं, वो हम समझेंगे। अब ये जो कारक है और ऑब्जेक्ट जो कारक है, इसमें कंफ्यूजन आएगी कि भाई अगर कारक ही है तो हमारे को पता है ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन नाउन का केस मतलब कारक वह स्थान बताता है कि वाक्य में नाउन कौन से स्थान पर है। अगर आप सब्जेक्ट में देखोगे तो वो नॉमिनेटिव केस हो जाता है, और उसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, मतलब कर्ता कारक। और अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट कारक, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस। आज के लेक्चर में हमें यह पता चलेगा कि कोई भी वाक्य जो हम बोल रहे हैं उसका स्थान क्या है वाक्य में। ठीक है जी। तो कारक का अर्थ है नाउन या प्रोनाउन से है, जो दूसरे शब्दों से उस वाक्य में रहता है। मतलब क्या, जो निर्भर है, जो निर्भर है, जिस पर कार्य निर्भर है या जो कार्य पर निर्भर है। समझे? तो केस क्या है? केस मतलब कारक का अर्थ नाउन या प्रोनाउन है जो दूसरे शब्दों में उस वाक्य में रहता है। क्लियर? अब देखिए केसेस इन ग्रामर। ग्रामर में, अंग्रेजी ग्रामर में के अनुसार केसेस 3 प्रकार के होते हैं। जनरली ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी बोलना है तो हमें थोड़ी बेसिक आइडिया चाहिए, तो हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में कारक को पढ़ेंगे। अगर ग्रामर में देखोगे तो वहां पर 5 प्रकार के कारकों को समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब जो कर्ता है उसे हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो इसे कई किताबों में सब्जेक्टिव केस भी बोला गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस मतलब कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस या इसे हम अंग्रेजी में भी बोलते हैं एक्यूसेटिव केस, मतलब कर्म कारक। जिस कर्म जिसने किया, जिसका रिजल्ट आया, उसे हम कहते हैं वो कारक जो है वो कर्म की वजह से हुआ है, तो इसे हम कर्म कारक भी कहते हैं। पॉजेसिव और जेनेटिव केस, इसे हम संबंध कारक कहते हैं। पॉजेसिव मतलब पॉजेसिव होना नहीं है। पॉजेसिव मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी और एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हमने 3 स्पोकन इंग्लिश में केसेस को देखना है। बस हमें ब्रॉड आइडिया चाहिए कि हम कोई ग्रामर का टॉपिक भी पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो नाउन है, वो सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। वैसे तो हम जब बोलेंगे तो कोई यूज नहीं है, लेकिन अब हम ग्रामर थोड़ा स्पोकन में लाए हैं तो थोड़ा सा ग्रामर का भी पोर्शन को हम क्लियर करते चलते हैं, थोड़ा सा बाकी ग्रामर कोर्स में। ठीक है, आगे देखिए। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक।
नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन is used as the subject of a verb, it is called the nominative case. नहीं समझ में, हमें नहीं समझ में, एक बारी फिर समझाइए। जब हमेशा when a noun, जब संज्ञा या सर्वनाम is used, इसका प्रयोग होता है as the subject, कर्ता के तरफ से, of a verb, क्रिया का, is called a nominative case. For example, राम is eating. अब ये जो खाना है ना, ये जो क्रिया है, ये किस पर निर्भर है? राम पर। तो जब राम इसका कर्ता हुआ तो बेटा हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे नॉमिनेटिव केस बोल देते हैं। बड़ा ही सिंपल है का। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव होता है। तो अगर आपको ये शब्द दिखे तो दिमाग की बत्ती जलाओ कि कर्ता का कार्य कर रहा है। अरे इसका जो स्थान है वाक्य में, केस मतलब स्थान, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ नाउन। तो ये जो इसका स्थान है ये क्या है? कर्ता में है। तो इट मीन्स कि ये सब्जेक्टिव केस हुआ या नॉमिनेटिव केस हुआ। ओके, अब थोड़ा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी हमने पढ़ ली लेकिन हिंदी में भी समझ लेते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है तब वह नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है नॉमिनेटिव केस का मतलब कर्ता कारक। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है तब वह नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। इट मीन्स कि व्हेन द वर्ब इज डिपेंडेंट अपॉन द सब्जेक्ट, ठीक है, जब वर्ब डिपेंडेंट है सब्जेक्ट पर, इट मीन्स कि जो क्रिया है वो हो ही नहीं सकती है बिना कर्ता के। तो हम यहाँ पर इसे कहते हैं कि दिस नाउन और प्रोनाउन इज इन द नॉमिनेटिव केस। ये नाउन या प्रोनाउन होता है नॉमिनेटिव केस में। आगे चल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम इज ईटिंग, काउ ईट ग्रास, ही रीड्स इन मोराड मेमोरेबल पब्लिक स्कूल, ठीक है, मेमोरियल, सॉरी। तो राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग। अब खाना किस पर निर्भर है? राम पर। काउ ईट्स ग्रास, अब ग्रास खाना किस पर निर्भर है? काउ पर। ही रीड्स इन मोराड मेमोरियल पब्लिक स्कूल, कौन मोराड स्कूल में पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है। तो पढ़ना किस पर निर्भर है भाई? उस पर निर्भर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ राम, काउ एंड ही क्रमश इज ईटिंग, ईट, रीड्स वर्ब के सब्जेक्ट हैं। ये क्या है? खाने का कर्ता काउ, ठीक है, ईटिंग का कर्ता राम, रीड्स का कर्ता ही। तो ये इसके कर्ता हुए ना, हाँ या ना? तो ये इसके कर्ता है, हाँ जी। अगर ये इसका कर्ता है तो उस नाउन के स्थान को, आई एम नॉट आस्किंग कि भाई ये कॉमन है, प्रॉपर है, यू कैन से लाइक राम प्रॉपर नाउन। अरे यू कैन से द जेंडर, भाई राम क्या है? जेंडर क्या है इसका? मैं मेल है। लो भाई हमने मस्कुलाइन जेंडर भी बोल दिया। अब ये सिंगुलर है, प्लूरल है। प्रॉपर नाउन के पहली बात तो नंबर्स होते नहीं। स्टिल अगर हम देखें तो राम तो एक ही है ना, तो ये सिंगुलर हो गया। आई एम नॉट आस्किंग दिस थिंग, मैं ये कह रही हूं कि राम कौन से स्थान पर है वाक्य में? राम कौन से स्थान पर है वाक्य में? तो राम हमारा कौन से स्थान पर हुआ? राम हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में हुआ। तो यहाँ पर जो राम है ना बेटा, राम हमारा सब्जेक्टिव केस में हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव केस को ही क्या कहा जाता है? नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। तो यहाँ पर राम, काउ, ही इज ईटिंग, ईट, रीड्स, ये क्या है? ये हमारे नॉमिनेटिव केस में है, मतलब कि कर्ता कारक है। समझे? अब आगे, वर्ब से पहले हु या व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे नॉमिनेटिव केस में समझा जाता है। व्हाई?
हु गोज, कौन गया? राम गया, ठीक है। तो राम क्या है? राम नॉमिनेटिव केस में व्हेनेवर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है और उसका उत्तर है तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है, वह हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे कि मैंने कहा हु ईट्स द ग्रास, हु ईट्स द ग्रास, तो किसने ये ग्रास खाई? तो आपने कहा काऊ ने। तो ये कौन सा हुआ? जो भी आंसर आपको मिल रहा है, आंसर हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है जब आप हु लगा देते हो, जब आप हु लगा देते हो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस को, क्या कह रही हूं। अब हम आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस को। मतलब क्या हुआ? कर्म कारक। क्या हुआ? कर्म कारक। देखिए, when a noun or a pronoun is used as an object of a verb or preposition, it is said to be in the objective case. एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, बिकॉज अगर आपको डाउट आएगा तो डाउट को क्लियर करना है, ठीक है। पहला, स्टूडेंट्स प्लीज लिसन द क्लास। मैंने कहा बच्चों प्लीज क्लास को सुन लो। अब सुनना किस पर निर्भर है? आप पर, स्टूडेंट्स पर। अब आप ये कहोगे अरे एस लगा रखा है, ये प्लूरल है। अरे स्टूडेंट तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो ये कॉमन है। अरे इसका जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर, हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है, कॉमन नाउन। मैंने कहा कि इस वाक्य में जो आप बोल रहे हो स्टूडेंट कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? आपने कहा कर्ता के स्थान पर है, सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है। सपोज ये सब्जेक्ट कर्ता के स्थान पर है। कर्ता कौन है? किसको मैं कह रही हूँ कि ध्यान से सुन लो? बच्चों को कह रही हूँ, स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, अगर मैं आपको कहूँ तो ये क्या है? स्टूडेंट्स हमारी नॉमिनेटिव केस में है। केस मतलब क्या है बेटा? पोजीशन। सिंपल सी बात है, केस मतलब पोजीशन, पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। तो ये क्या हो गया? ये हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। क्लियर? अब तो समझ आ ही गया होगा। अगर आप कह रहे हो मम्मा पानी देना जरा, तो मम्मा कौन से केस में है? बताइए, मम्मा कौन से केस में है? मम्मा का स्थान एक वाक्य में बोलते टाइम कर्ता का है, ठीक है, कार्य वो करेंगी। तो मम्मा गिव मी द वाटर, आपने बोल दिया, तो मम्मा कौन है? प्रॉपर नाउन है, फेमिनाइन जेंडर है, ये तो पता है, लेकिन उनका स्थान क्या है वाक्य में? आप कहोगे अरे ये तो सब्जेक्टिव केस है, अर्थात नॉमिनेटिव केस है। अरे हिंदी में भी याद है, कर्ता कारक है भाई। बात वहीं खत्म हो गई। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस पर। किस पर चलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस पर। ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस क्या होता है? When a noun or a pronoun is used as an object of a verb or a preposition, it is said to be in an objective case. मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। राम is eating mango. Ram is eating the mangoes. चलो यहाँ लगा लेते हैं। Ram is eating mangoes. ठीक है, ओके, यहाँ पर 2 लगा देती हूँ मैं बस। ओके, अब राम is eating the mangoes। अब यहाँ पर eating the mangoes, अगर आप यहाँ पर mangoes कहोगे तो खाना किस पर निर्भर है? मैंगो पर। खाना किस पर निर्भर है? मैंगो पर। सीरियसली नहीं, देखो ईटिंग किस पर निर्भर है? राम पर। और आप खाओगे क्या? मैंगो। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर खाना
अल्टीमेटली डिपेंडेंट हुआ, राम भी इस पर डिपेंडेंट है, ईटिंग भी मैंगो पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कहा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन, यहाँ पर वर्ब है, कई बार प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम इज गोइंग टू दिल्ली, अब वो दिल्ली जा रहा है। ठीक है, अब ये प्रेपोजिशन है, ये इसका भी ऑब्जेक्ट हुआ, गोइंग ये इसका भी ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये इसका भी ऑब्जेक्ट हुआ। तो एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। अब आप यहाँ देखें, राम इज ईटिंग द मैंगोस। अब आप देखो कि राम खाएगा क्या जब मैंगो होगा, है ना। तो यहाँ पर जो मैंगो है ये राम और ईटिंग दोनों पे ही डिपेंडेंट है। अब दिल्ली क्या है, राम जाएगा, कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये इस पर इसका रिजल्ट होता है, एक तरह से ये इसका रिजल्ट है। ओके, अभी भी नहीं आ रहा, एक बार एग्जांपल देखो। ही ईट राइस, शी लव्स मी, आई एम गोइंग टू हिम। यहाँ राइस, मी, हिम, वर्ब ईट, लव्स और प्रेपोजिशन टू के ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए राइस मी ऑब्जेक्टिव केस में है। समझिए एक तरह से यहाँ पर लिख रखा है कि ही ईट्स राइस, ही वह खाता है और उसका परिणाम क्या है, खाता है तो उसका परिणाम क्या है, राइस। तो राइस किस पर निर्भर है, खाने पर। ऑब्जेक्ट किस पर निर्भर है भाई, वर्ब पर निर्भर है ना। अगर मैं मेरे पे निर्भर है, अगर मैं खाऊं ही ना तो क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो किस पर निर्भर है, वर्ब पर या प्रेपोजिशन पर, प्रेपोजिशन या वर्ब पर। शी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। ठीक है, शी लव्स मी, अब प्यार मी, अब मेरा किस पर निर्भर है, प्यार पर निर्भर है ना। आई एम गोइंग टू हिम, मैं जा रहा हूं, अब ये जाना किस पर निर्भर है, इस पर, अगर होगा वो। और हिम किस पर निर्भर है, अगर वो आएगा तो। ओके ओके, क्लियर। अब एक चीज और समझिए, राम किक द सेकेंड द ball was kicked by, लो जी, राम ने गेंद को किक करी, या जो बॉल थी वो राम के द्वारा किक्ड करी गई, बात तो एक ही है ना। तो ये जो बॉल है ये किक्ड का क्या हुआ, किक्ड का क्या हुआ, आप मारोगे नहीं बॉल को तो क्या होगा, तो जो बॉल है उसका परिणाम है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि दे आर डिपेंडेंट। क्या है, डिपेंडेंट। ही ईट्स राइस, शी लव्स मी, आई एम गोइंग टू हिम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि राम किक द बॉल, राम ने किसको किक किया, बॉल को किया। ऑब्जेक्ट क्या है जो निर्भर है क्रिया पर, ऑब्जेक्ट क्या है जो निर्भर है क्रिया पर, बस ये लाइन को समझा लीजिए। अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिया पर ही निर्भर है, या हम ये कहें क्रिया उस पर निर्भर है, बात एक ही है। हम ये कहें कि किक उसने करा बॉल को, जब बॉल किक्ड हुई उसके द्वारा, बात एक ही है, बस घुमाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ब के पहले whom या what द्वारा प्रश्न बनाकर आप ऑब्जेक्टिव केस को पता लगाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका। जब who हो, who kicked the ball, राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो who kicked the ball, मैंने कहा किसने किक करी बॉल को, आपने कहा राम। जब ये आया हु आया तो ये सब्जेक्टिव केस में आ जाता है, जनरली हम ये कह देते हैं ये नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, अब whom और what kicked the ball, what, राम किक। तो यहाँ पर प्रश्न आया
whom, किसको राम ने किक किया या क्या राम ने किक कर दिया, तो आप बोलोगे बॉल को, तो ये इसका आंसर हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। हु से हमें पता चलता है सब्जेक्टिव केस, और whom या what से पता चलता है हमारे को ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यहाँ पर भी यही लिख रखा है कि जैसे वर्ब, अब हरी लव्स मोहन, हरी लव्स मोहन, whom does हरी लव, हरी किसको प्यार करता है, मोहन को, तो अंत में मोहन क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, कारक किस पर निर्भर है, कर्म पर, कर्म पर, कारक किस पर निर्भर है, कर्म पर। किसे प्यार करता है, किसे प्यार करता है, मोहन को। whom does हरी लव, किसे प्यार करता है, मोहन पर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ कह दूं, ठीक है, अगर यहाँ पर कह दो who loves मोहन, अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि कौन प्यार करता है मोहन से, तो हरी, तो हरी क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब प्यार किस पर, किसे करता है, सब्जेक्टिव केस, और किसके द्वारा प्यार किया जाता है, मतलब हम अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं कि जो कारक है ना वो कर्म पर निर्भर है, और कर्म जो है ना वो हमारा कर्ता पर निर्भर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने आपको कहा कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना ये भी कर्ता पर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कौन किसे प्यार करता है, मोहन, कौन प्यार करता है मोहन को, हरि करता है, तो प्यार निर्भर हो गया हरि पर। ठीक है, और मोहन यहाँ पर, तो अल्टीमेटली हमें हर चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। अब थर्ड केस है पोजेसिव केस। थर्ड केस है पोजेसिव केस, जिसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं संबंध कारक। क्या कहते हैं, संबंध कारक। ध्यान से देख लीजिएगा इसको भी। When the form of a noun or a pronoun is used to show possession or relation, it is said to be in the possessive case. मतलब क्या हुआ, When the form of a noun, जब noun या pronoun का जो प्रकार होता है वो possession या relation को बताता है, it is said to be in the possessive case. नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में समझे। जब किसी noun या pronoun के रूप से अधिकार या संबंध का भावना प्रकट होती है, तो पोजेशन मतलब अधिकार, पोजेशन मतलब अधिकार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, When the form of a noun, जब नाउन का प्रकार या प्रोनाउन का प्रकार is used as a अधिकार या कोई रिश्ता दिखाता है, It is said to be in the possessive case. यहाँ पर possessive में apostrophe और s का प्रयोग होता है जनरली। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए possessive या genitive case। ठीक है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, तो वह नाउन या प्रोनाउन को possessive केस में होना समझा जाता है। जैसे कि दिस इज राम्स काउ। अब एक बार याद रखिएगा, जर्नली ये लिविंग बीइंग्स के साथ आता है। आपने कई बार कहा था लिविंग बीइंग्स के साथ आता। ठीक है, कई बार लोग लिख देते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, गोवास पिक्चर्स। आप लोग घूमने गए गोवा, तो आपने कहा ये गोवास की पिक्चर्स, बट आप जब ये बोलते हो ना तो ये गलत बोलते हो, हैं? आज तक हम गलत बोलते रहते हैं। हाँ, तो आप क्या बोलोगे, द पिक्चर्स ऑफ गोवा। ये हमारा करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अपॉस्ट्रोफी और एस हमेशा लिविंग बीइंग्स के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, एग्जाम्पल मैं यहां पर कहूं, जैसे कि राम्स पेंसिल, राम की पेंसिल। अब ऑफ का यूज ना हम ये भी कर सकते हैं, द पेंसिल ऑफ राम। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूं
कि भाई नॉन लिविंग, गोवा एक स्थान में है, गोवा's पिक्चर, ये गलत है। मैं कहाँ गया, मैं अपने फ्रेंड को कह रहा हूँ अरे अरे आजा मेरे घर आजा, मैं ना गोवा घूमने गया था, मैं पिक्चर दिखाऊंगा। तो आपने अपनी गैलरी खोली और कहा देख देख गोवा's पिक्चर। कहेगा गोवा's पिक्चर नहीं होता, द पिक्चर्स ऑफ गोवा होता है। क्यों? गोवा एक नॉन लिविंग थिंग है। देखो अच्छा है, ऐसा भी बोलते हैं। तो आपने कहा इधर आइयो, आई विल शो यू द पेंसिल ऑफ राम। वो आ जाएगा, द पेंसिल ऑफ राम, ओके ओके दिखाओ। आप कहोगे है, इससे तो ये कहना चाहिए था राम्स पेंसिल, क्योंकि राम तो लिविंग बीइंग है। हाँ, आपके दोस्त ने फिर आपको समझाया, जो ये ऑफ है ना, ये ऑफ कहता है या तो मैं लिविंग का भी हूं, मैं नॉन लिविंग का भी हूँ। अपॉस्ट्रोफी रेस कहता है भाई मैं तो लिविंग का हूं। अब इस पर और चर्चा करते हैं। दिस इज राम्स काउ, यह काउ जो है ये राम की है। तो ये जो है ना, ये हमारा जो राम है ना, ये किस में है? पॉजेसिव केस में है। क्यों? क्योंकि ये काउ के साथ संबंध दिखा रहा है बेटा। क्या दिखा रहा है? ये काउ के साथ संबंध दिखा रहा है। ही इज सोहन्स ब्रदर। अब सोहन्स ब्रदर का क्या मतलब हुआ? देखिए सोहन्स, देखिए ये जो भाई है ना, ये सोहन का है। यहाँ पर इसने संबंध दिखाया तो ये संबंध कारक हो गया। तो यहाँ पर सोहन तो नाउन है ना, लेकिन इसका केस क्या है, इसकी स्थान क्या है वाक्य में? तो ये जो स्थान है ये उसका संबंध कारक है। ठीक है, दिस इज माई सिस्टर, ये क्या है? शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो यहाँ पर माई जो है ना, ये होता प्रोनाउन है, लेकिन ये भी हमारा किस में होता है? पोजेसिव। क्यों? जो बहन है ये मेरी है, तो इस वजह से माई जो है ये संबंध कारक। मैम क्या चेंज हो सकता है? देखो, नाउन चाहे कोई भी केस में हो, नाउन बदलता नहीं, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। अब एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग राइस, राम इज ईटिंग राइस, राइस इज ईटन बाय राम। ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट केस में है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो नाउन होता है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, वो वैसा का वैसा रहता है। लेकिन हाँ, पॉजेसिव केस में वो चेंज हो जाता है। क्यों? मैंने कहा राम्स राइस, ये जो राइस है, फॉर एग्जाम्पल राम्स राइस, तो यहाँ पर राम चेंज हो गया, अपॉस्ट्रोफी और एस लग गया, क्योंकि हमने यहाँ पर राइस के साथ उसका संबंध बनाना था। राइस के साथ हमने उसका संबंध बनाना था। ठीक है, तो शी इज माई सिस्टर, तो माई यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। ठीक है, दिस इज हिज कैट, ये जो कैट है, ये जो बिल्ली है, ये उस लड़के की है। तो यहाँ पर जो हिज है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है। ठीक है, और ये जो प्रोनाउन है ये पोजेसिव केस है। मैम प्रोनाउन चेंज होते हैं, ऑफकोर्स ही बात है, वो हम करेंगे प्रोनाउन के चैप्टर। ठीक है, वो प्रोनाउन जब हम करेंगे ना, अगला ही लेक्चर है नाउन के बाद, इस लेक्चर के बाद हमारा प्रोनाउन होगा, तो हम समझेंगे केसेस को प्रोनाउन के माध्यम से भी। यहाँ पर थोड़ा बेसिक आइडिया ले लीजिए, जब कोई संबंध बनाता है तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। होगा तो हम समझेंगे केसेस को प्रोनाउन के माध्यम से भी। यहाँ पर थोड़ा बेसिक आइडिया ले लीजिए, जब कोई संबंध बनाता है तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, नाउन या प्रोनाउन का ही पोजीशन डिफाइन कर रहा जाता है वाक्य। ठीक है, आगे यहाँ राम, सोहन, माय और हिज संबंध या अधिकार का भाव प्रकट होता है, अतः इन्हें पॉजेसिव केस में होना समझा जाएगा। ठीक है, तो नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में, उसको बिल्कुल नहीं बदलना। ठीक है, बिल्कुल नहीं बदला जाता, लेकिन पॉजेसिव केस में इसके रूप में परिवर्तन होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा जैसे कि राम्स पेंसिल, तो आपने अपॉस्ट्रोफी, ये पेंसिल से संबंध बना रहा है बेटा, तो ये क्या है, यहाँ पर राम जो है ये पॉजेसिव केस में। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बोला, जैसे कि हमने कहा राम इज राइटिंग विद पेंसिल, राम पेंसिल से लिख रहा है।
ठीक है ना। अब राम इज राइटिंग विद पेंसिल, और हम ये कह सकते हैं विद पेंसिल राम इज राइटिंग, ठीक है। ओके, अब देखिए राम चाहे कहीं भी आए, राम चाहे कहीं भी आए, हम ये कहेंगे कि ये राम कभी बदलता नहीं है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अब राम इज ईटिंग राइस, राम इज ईटिंग राइस, ठीक है। तो राइस इज ईटन बाय राम, तो यहां पर ये सब्जेक्ट हुआ, यहां पर ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो नाउन होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ पॉजेसिव केस में वह परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो पॉजेसिव केस के कुछ नियम हैं, उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। प्राणीवाचक मतलब जातिवाचक संज्ञा सजीव या यदि सिंगुलर नंबर में है, ठीक है। तो प्राणीवाचक सजीव यदि सिंगुलर नंबर में है तो उसके अंत में एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। देखो एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी का ना ऐसे होता है, ठीक है। अब आप कभी जा रहे हो किसी के घर के आगे, आपका हरी दोस्त है, आप अपनी मम्मी को कहोगे मम्मी सुनो हरीज हाउस, घर दिखाया, मॉम हरीज हाउस, ये जो घर है ये हरी का है। अब अगर आप में से कोई खड़ा हुआ और बोला मैम हम ये बोल सकते हैं हाउस ऑफ हरी, हाउस ऑफ हरी, मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन जब हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो इतना बड़ा बड़ा बोलने की क्या जरूरत है, जब छोटे से ही हमारा काम चल रहा है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे मॉम। अगर आपने कहा मॉम द हाउस ऑफ हरी, आपकी मम्मी कहेगी अच्छा, लेकिन आपने कहा मॉम हरीज हाउस, पहले ही पता चल गया कि अच्छा ये जो घर दिखा रहा है ये हरी का है। काउस मिल्क, अब काउस मिल्क, ये जो दूध है ये काउ का है, जीवित है, हाँ सजीव है और सिंगुलर है, तो एपोस्ट्रोफी। रीना सिस्टर, मॉम आपके घर में कोई आया तो आपकी मम्मी को नहीं पता है कि वो कौन है, आप कहीं पार्टी में गए तो आपने, आपके रिश्तेदार वालों ने कहा कि भाई ये तो ना रीना की बहन है, आपने कहा अच्छा रीना सिस्टर, तो द सिस्टर ऑफ रीना, दोनों ठीक है लेकिन बोलने में क्या प्यारा लग रहा है, छोटा, कैसे रीना सिस्टर, ओहो कैसे हो। तो रामूस फ्रेंड, आपने कहा ये दोस्त किसका है, द फ्रेंड ऑफ रामू, ओके सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन हमें कैसे बोलना है, रामूस फ्रेंड, क्यों, क्योंकि रामू जीवित है, हरी जीवित है, का जीवित है, रीना जीवित है। तो जब हमने कहा एपोस्ट्रोफी और एस, जब किसी ने लिखने को कहा तो लिखा इसे ऐसे जाता है, बोलने के टाइम तो आपको नहीं पता चलेगा लेकिन लिखते टाइम इसमें ये चेंजेस होते हैं। सेकंड, प्राणीवाचक यदि प्लूरल में हो तो उसके अंत में एस या ईएस लगा हो तो उनके अंत में केवल एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। एपोस्ट्रोफी मतलब आपको मैं बार बार कह रही हूँ ऐसे और ऐसे, ठीक है, उल्टा, ठीक है, ओके। अब द बॉयज स्कूल, अब बोलने में तो यही है ना द बॉयज स्कूल, ठीक है। द गर्ल्स हॉस्टल, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। अब मैं यहाँ पर बोलूं द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, गलत नहीं है, द स्कूल ऑफ बॉयज, गलत नहीं है, ऑफ चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग दोनों के साथ आता है, लेकिन हमें जब हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोल रही हूँ द बॉयज स्कूल तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है, द गर्ल्स हॉस्टल ये भी गलत नहीं है। अब बोलने में तो चेंज नहीं होगा बट अल्टीमेटली ग्रामेटिकली इसे ऐसे लिखा जाता है। जब भी कोई प्लूरल में हो जैसे कि गर्ल्स बॉयज तो उसके एंड में ना चुप करके एपोस्ट्रोफी लगा दो, छुट्टी, क्योंकि बार बार क्यों लगाओगे। प्लूरल नंबर में होते हुए भी जिन नाउन के अंत में एस या ईएस नहीं होता है उसमें एस लगाते हैं, जैसे कि पीपल्स प्लेस। अब आपने देखा लोग, पीपल, मेन, चिल्ड्रन, अब ये प्लूरल में है, अगर इसका सिंगुलर क्या है, पर्सन, प्यूपल भी होता है इसका, मैन, चाइल्ड, ठीक है। पीपल का कई लोग पर्सन भी बोलते हैं, कई प्यूपल भी बोलते हैं, तो हम पर्सन भी ले लेते हैं। पर्सन का प्लूरल होता है प्यूपल, प्यूपल का होता है पीपल, ठीक है, बट हम पर्सन ही लेके चलते हैं। अब देखिए जब आप यहाँ से सिंगुलर से प्लूरल के रूप में बनाते हो तो आपने देखा यहाँ पर एस एस तो है ही नहीं,
लेकिन हाँ इसको संबंध बनाना है, और ये सारे क्या है, ये जीवित है। तो संबंध बनाना है तो इसको एपोस्ट्रोफी एस एस लिखते जाना जब भी आपको किसी के साथ संबंध बनाना है। तो प्लूरल के अंत में अगर आपको एस या ई एस नहीं दे रखा तो उसे सिंगुलर की तरह आपको एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करना है लिखते टाइम। ठीक है, वुमेन्स हॉस्टल। आगे, बेजान वस्तुओं को का पॉजेसिव केस बनाने के लिए एस ना लगाकर उससे पहले ऑफ लगाकर बनाया जाता है। मतलब कि बेजान मतलब नॉन लिविंग, बेजान मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, द नेम ऑफ द स्कूल। ठीक है, अब आप यहाँ पर स्कूल्स नेम नहीं बोल सकते। व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, अगर आपने बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? जो स्कूल है वो जीवित थोड़ी है। तो जब भी आपको किसी से प्रश्न पूछना है, जब भी आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है कि भाई तेरा स्कूल का नाम क्या है, तो यू विल से व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल। आप ये नहीं बोलोगे व्हाट इज द स्कूल्स नेम, ना 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 ना, स्कूल क्या है, नॉन लिविंग है, तो ऑफ का प्रयोग करोगे। ठीक है, द डोर ऑफ द हाउस, आप कहोगे वेयर इज हाउस डोर। अब अगर आपने कहा दिया वेयर इज हाउस डोर तो ये गलत होगा। आप हमेशा पूछोगे कि वेयर इज द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, द लेग ऑफ द चेयर, आप ये नहीं बोलोगे चेयर्स लेग, तो ये गलत हो जाएगा। द लेग ऑफ द चेयर, अगर आपको हो अरे द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, तो यहाँ पर द लेग ऑफ द चेयर, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि ना स्कूल जीवित है, ये नॉन लिविंग है। हाउस क्या है, ये नॉन लिविंग है। चेयर क्या है, ये नॉन लिविंग है। So that is why we never use apostrophe या s अगर कोई चीज नॉन लिविंग चीज। ठीक है, आगे प्राणी बोधक नाउन। प्राणी बोधक नाउन मतलब जातिवाचक ही मान लीजिए इसे। ठीक है, कॉमन नाउन, लेकिन प्राणीवाचक में हम ये कहेंगे कि कॉमन नाउन हो सकता है, ये जातिवाचक हो सकता है या प्रॉपर हो सकता है, मतलब लिविंग बीइंग। प्राणी बोधक मतलब लिविंग बीइंग, सिंपली बात ये समझिए बस। ठीक है, जो जीवित है के साथ दोनों ही कंस्ट्रक्शन सही होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई लिविंग बीइंग है तो उसको एपोस्ट्रोफी और एस भी लगा सकते हो या आप ऑफ भी लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। जैसे कि द काउस मिल्क या द मिल्क ऑफ द काउ, राम्स फ्रेंड या द फ्रेंड ऑफ राम, तो दोनों ही आप अंग्रेजी में बोल सकते हो। ठीक है, अब सिक्स्थ, समय स्थान या भार बताने वाले नाउन्स को आप पॉजेसिव केस या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया जाता है, जैसे कि वीक्स हॉलीडे इन। अब देखिए एपोस्ट्रोफी, ठीक है, तो सुनिए, अ वीक हॉलीडे, मैंने कहा कि समय स्थान या भार बताने वाले नाउन को। देखिए नाउन के आगे मैंने आपको कहा लिविंग बीइंग के आगे एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, और लिविंग बीइंग के आगे एपोस्ट्रोफी लगता है, सॉरी, और नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई समय बता रहा है, नॉन लिविंग मतलब कि जो जीवित नहीं है, लेकिन अगर कोई समय बता रहा है, किसी स्थान के बारे में बता रहा है या किसी कोई भार है उसके बारे में बता रहा है, देन यू हैव टू यूज इट। ठीक है, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको पेंसिल, ठीक है, वुड्स पेंसिल लिखना है, जैसे कि लकड़ी की पेंसिल, तो ये गलत हो जाएगा। मैं कह रही हूँ आप उन नाउन के आगे जो कभी समय स्थान बता रहे हैं, जैसे कि अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी, हॉलीडे ऑफ अ वीक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ ईयर्स टाइम, साल, तो ये कोई समय को बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है, ये भी किसी टाइम को बता रहा है। जब कोई नाउन टाइम को बताता है, चाहे नाउन किसी टाइम को बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वहां पर एपोस्ट्रोफी और एस लगा सकते हैं। ठीक है, सेवेंथ रूल देखिए, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ एस या एपोस्ट्रोफी लगता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जब भी आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हो, ठीक है, ये भी एपोस्ट्रोफी है, ठीक है, तो अगर पर्सोनिफाइड मतलब के साथ अगर आप एपोस्ट्रोफी एस का लगाते हैं
मतलब क्या हुआ? नेचर्स लॉ, सन रेज, इंडियाज हीरो, डेथ टू, मतलब क्या? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे कोई शब्द हो गया नेचर, ठीक है। प्लैनेट्स के नाम के आगे, आपको ग्रामर में ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, प्लैनेट्स के नाम के आगे आप अपॉस्ट्रोफी और एस लगा सकते हो, ठीक है। अगर कोई कंट्री है, कंट्री के नाम के आगे आप अपॉस्ट्रोफी और एस लगा सकते हो। अगर आपको नेचर शब्द बोलना है, नेचर, तब लगा सकते हो। डेथ, बर्थ, इनके आगे आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो, ठीक है। तो नेचर्स लॉ, द सन्स रेस, इंडियाज हीरो एट डेथ टू। तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के आगे आप अपॉस्ट्रोफी और एस लगा सकते हो, निर्जीव के साथ नहीं। आप कहोगे मैम सन तो नॉन लिविंग थिंग है, तो जेंडर में हमने सन को मस्कुलाइन जेंडर क्यों पढ़ा? क्यों पढ़ा? जेंडर अगर नॉन लिविंग थिंग के तो होते ही नहीं है, वो तो न्यूटर होंगे। लेकिन सन, मून को हमने क्या बोला? फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। हमने मर्सी, दया, इसको फेमिनाइन जेंडर में बोला था। फ्रीडम, जस्टिस, ये शब्दों को यूज किया था हमने, तो ये क्या है? हमने फेमिनाइन जेंडर को प्रयोग किया था। क्यों? हमने इन शब्दों के जेंडर डिफाइन कर रखे हैं। क्यों? जो हमारे को सुंदरता, विनम्रता या हमारे को ये दिखाए कि वे ग्रेस है तो वे फेमिनाइन जेंडर है, और अगर वॉयलेंस, शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर को दिखाए तो वो मस्कुलाइन जेंडर है। हमने इन सबको जेंडर में ही डिफाइन कर लिया था। कंप्यूटर या हमने ट्रीज को न्यूटर जेंडर बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि वे नॉन लिविंग बीइंग्स थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि कॉमन जेंडर के साथ आप प्रयोग कर सकते हो फेमिनाइन और मस्कुलाइन जेंडर, जो हमारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कराए थे लेक्चर नंबर 3 में, उसके आगे आप अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए, अब हमारा वोकैबुलरी सेक्शन आ गया। देखिए, केसेस को एक अल्टीमेटली एक चीज समझने की प्रयास कीजिएगा। जो केसेस हैं वो ग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है। आपको स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज आपको बहुत कम दिखेगा, बस अपॉस्ट्रोफी का दिखेगा, ठीक है। आप द सन्स रेज बोल सकते हो, द रेज ऑफ सन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम कोई शब्दों का प्रयोग करते हैं बोलते टाइम, तो कोशिश करिए उसे छोटा बनाने की, बड़ा बड़ा अंग्रेजी नहीं बोलने का, छोटी छोटी अंग्रेजी बोलने का, ठीक है। और अब हम वोकैबुलरी सेक्शन पे चलते हैं अपने। तो देखिए, पहले है फिल्थी। फिल्थी, फिल्थी तो मतलब होता है गंदा, फिल्थी मतलब गंदा। तो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ये लिखा हुआ आपको, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी दे रखी है और इसका मीनिंग भी दे रखा है। तो चलिए 10 वर्ड्स को हम कर लेते हैं, ठीक है। फिल्थी मतलब गंदा, फाइनली, ठीक है, फाइनली, अच्छी तरह से, ठीक है। फिनिश समाप्त करना। फायर ब्रिगेड का मतलब क्या होता है? दमकल, ठीक है। फिटनेस, देखिए यहाँ पर ना कई लोग फिटनेस भी बोल सकते हैं, फिटनेस होता है फिटनेस, ठीक है, स लगा लीजिएगा यहाँ पर। तो योग्यता। आगे 5 शब्दों को देखते हैं। फुलिश मतलब मूर्ख। फोरबेयर, मैंने बोला आर जब लास्ट में आता है तो उसकी जो साउंड है उसे कम कर दीजिए, उसे बोलना ही नहीं है फोरबेयर, र नहीं बोला, फोरबेयर, धैर्य रखना। फॉरबिट, रोकना। फॉरसेक, र को छोटा बना लीजिए, फॉरसेक। त्यागना, फॉर्ट, किला। तो ये हमने इसको देख लिया कि हाउ वी हैव टू प्रोनाउंस दीज थिंग्स और इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्विज पर चलते हैं अपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डू यू मीन बाय फिल्थी? अभी पढ़ा है, फिल्थी क्या है? Question number 2. There are dash type of noun cases. Cases मतलब position, जगह, स्थान। तो होप आपने
क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्थी, मतलब कि गंदा या अपवित्र, जो साफ नहीं होता, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देयर आर डैश टाइप ऑफ नाउन केसेस, 3 टाइप ऑफ नाउन केसेस जो अभी हमने पढ़े। अल्टीमेटली 5 होते हैं, अगर यहाँ पर 5 भी दिया होता तो मैं आपको करेक्ट कराती इस पर, ठीक है। तो हमने क्या करने हैं, अल्टीमेटली हम यहाँ पर 3 बोलेंगे एज पर आर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से। अब हम इसको 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़े हैं नाउन के केसेस। नाउन के केसेस मतलब जो नाउन के स्थान को वाक्य में बताता है, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार के पढ़े। सब्जेक्टिव केस पढ़ा, सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, तो मतलब ये कर्ता ही होता है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा। ऑब्जेक्टिव को ही हम बेटा जी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव को हम एक्यूसेटिव केस कहते हैं। अब एक्यूसेटिव मतलब जो निर्भर है, जो डिपेंडेंट है हमारी क्रिया पर, मतलब हमारे वर्ब पर, ठीक है। ये वर्ब जिस पर डिपेंडेंट है, अल्टीमेटली आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमने लास्ट में पॉजेसिव केस किया, जिसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, मतलब संबंध कारक। यहाँ पे हमने देखा कि एपोस्ट्रोफी और एस हम सिर्फ लिविंग बीइंग के साथ कर सकते हैं, और एपोस्ट्रोफी और एस हम नॉन लिविंग के साथ नहीं कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी और एस हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। पर्सोनिफाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपने नेचर बोला, ठीक है, आपने यहाँ पर कोई भी प्लैनेट का नाम लिया तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर देखा जो वर्ड्स हमें टाइम बताते हैं, ठीक है, स्थान बताते हैं, मतलब प्लेस बताते हैं, तो उसके आगे भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। तो हम समराइज कर देते हैं। तो आज हमने करा है नाउन के केसेस, जो हमारा एंड टॉपिक था नाउन के बारे में, ठीक है। तो होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में आपको टाइप ऑफ नाउन्स को यहाँ पर पहचानना है, जरूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा और बोलने का प्रयास कीजिएगा। कोशिश करिएगा कि वीडियो आप ऐसे बनाएं कि आपसे आपका भाई हो, मम्मी हो, कोई भी आपको कह रहा है कि द एंग्री मॉब प्लेटेड स्टोन एट द पुलिस, अब इसमें से नाउन बताइए, कॉमन नाउन बताइए, प्रॉपर बताइए, तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। अगला लेक्चर हमारा होगा प्रोनाउंस पर, ठीक है। प्रोनाउंस पे हम सर्वनाम जिसे कहते हैं, जिस पर हम थोड़ा स्पोकन के फॉर्मेट में चल रहे हैं। अगर आप कहोगे कि ये डेप्थ ग्रामर क्यों नहीं हो रही है, देखिए वो ग्रामर का कोर्स है। स्पोकन में हम उतना ही ग्रामर को करेंगे जो हमारे बोलने में काम आती है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।